तरंग गति तरंगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, वेव्स के बारे में। यहाँ पे वेव्स में हम पहले बेसिक जितने भी नाम आप सुनते हैं उन सभी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उन सभी के फॉर्मूले और वो देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स फिर उसी पार्ट में हम देखेंगे। ओके, आज हम बात करते हैं केवल और केवल बेसिक्स, जितने भी प्रकार की तरंगे आपने नाम सुना है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उन सभी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी नाम आएगा तो आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यार ये वेव क्या होती है, ये कहाँ से आ गई, या इसका नाम पहली बार सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। शुरू करें। देखो, तरंग गति में तरंग तरंग क्या है, तो एक ऊर्जा संचरण की एक विधि है जिसके अंदर क्या होता है, जिसमें माध्यम के कण अपने स्थान पर सरल आवर्त गति करते हैं और ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। सरल आवर्त गति अलग से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। तरंग माध्यम में उत्पन्न होने वाली हलचल वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बदले बिना नियत वेग से आगे बढ़ जाता है। तरंगों के कई प्रकार हैं, कई आधार पे कई प्रकार बांटे गए हैं, कोई फिक्स आप 2 या 3 प्रकार से नहीं कह सकते, है ना। कई प्रकार से बांटा गया है, आपको केवल ध्यान रखना है कि कौन सी तरंग को हम क्या कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है ऑप्शन देके, है ना, कि निम्न में से कौन कौन सी तरंगे, हर एक लाइन से छोटा छोटा प्रश्न बनता है, इसलिए वो बेसिक क्लियर करने के लिए ही ये देख रहे हैं, है ना। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव करें, चाहें तो उसको पॉज करके उतारें। ओके, तो ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, कौन सी तरंग, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगे कौन कौन सी, उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, तो कौन कौन सी हैं ऐसी, ध्वनि तरंग, तार में उत्पन्न तरंग, जल में उत्पन्न तरंग, है ना। सबसे बड़ा उदाहरण ध्वनि तरंग, है ना। निर्वात में आप बोलोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि बीच में माध्यम नहीं है, लेकिन अभी आपको जैसे कोई बोलता है तो सुनाई दे रहा है क्योंकि बीच में हवा है, वायु है, माध्यम है ना। तो ऐसी तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए या संचरण होने के लिए उनका माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऐसी तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। जैसे आप ये ऐसा देख सकते हो, तरंग का रूप आपने कभी ऐसा देखना हो तो, है ना, किसी पेड़ से आप अगर रस्सी बांध के उसको ऐसे ऊपर नीचे अगर हिलाएंगे तो वो ऐसे तरंग का आपको स्वरूप देखने को मिलता है ना। इसी में ऐसा आपने ऐसी तरंग भी देखी होंगी। ये तरंग अभी आगे किसका उदाहरण है वो हम आगे भी देखेंगे। इसके बाद ये, है ना, कि माध्यम से ही आपको बीच में अगर हवाओं के कण हैं, यानी कि कुछ ना कोई माध्यम है, वायु है, तो आपको ध्वनि जरूर सुनाई देगी, है ना, और वो तरंग के रूप में ही संचरण हो रहा है। हम्म, यांत्रिक तरंगों में बात करें तो तरंगे दो प्रकार से, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो लंबवत कंपन करने वाला कौन सा होगा, अनुप्रस्थ तरंग, है ना। ये भी पूछा जाता है समानांतर और लंबवत। तो यहाँ लंबवत यानी कि लंबवत का मतलब पता हो सभी को, तो 90 डिग्री होता है ना। जैसे आपको लंबवत को ऐसे सिंबल से गणित में दर्शाते हो, गणित जरूर पढ़ी होगी सभी ने, है ना। लंबवत, है ना, परपेंडिकुलर। तो ऐसी तरंग जिसके जिसके अंदर क्या होगा, माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि पानी में उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग। ओके, इसके अंदर आप ये देख सकते हो वेव्स जो हम देखते हैं, इसके अंदर ये जो ऊपर बन रहा है लाइन के, वो तो होगा श्रृंग कहलाता है। लाइन के नीचे होता है वो गर्त कहलाता है, फिर श्रृंग, फिर गर्त, है ना। और दो श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा, है ना। ये जितना भी अभी टॉपिक है ये हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, कि अब लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, सभी हम इसे देख रहे हैं। क्योंकि ये एक बेसिक आप एक बार देख लोगे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करने में एकदम आसानी रहेगी, है ना। ये एकदम सा बेसिक है, आपको अपने सभी ने पढ़ रखा है वैसे भी, है ना। हाँ, तो श्रृंग गर्त दो श्रृंगों के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा। ओके, और ये इसकी संचरण की दिशा को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसी में अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य के बाद, अनुप्रस्थ तरंग के बाद अब आता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा में उत्पन्न होते हैं। अब ये संचरण की दिशा में ही, है ना, यानी कि उसी के समानांतर। ओके, तो इसमें अनुदैर्ध्य में तो होता है समानांतर और अनुप्रस्थ में होता है लंबवत, ध्यान रखना, है ना, पूछा जाता है। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं।
इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होता है। ये आप देख सकते हो, संपीड़न विरलन को ऐसे भी दर्शाते हैं, पास पास लाइनें, फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर, है ना। या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हो आप कि एकदम पास पे ये संपीड़न, फिर दूर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन, ऐसे। ओके, तो संपीड़न के दौरान क्या होगा, तो संपीड़न के दौरान आपको दिख रहा है कि एकदम पास पास में है, इसका मतलब क्या होगा, घनत्व और दाब बढ़ जाएगा और आयतन कम हो जाएगा, है ना। चीज़ें हम जैसे जैसे पास पास में लाते हैं वो उनका वैसे वैसे घनत्व बढ़ता है ना। यानी कि पास पास में जितना आएंगे उनका घनत्व और दाब उतना बढ़ेगा और आयतन उतना ही कम होगा। वैसे ही इसका उल्टा जब देखोगे विरलन में, तो विरलन में इसका दाब और घनत्व कम होगा और आयतन बढ़ जाएगा। इस प्रकार अनुदैर्ध्य संचरण से माध्यम का दाब व घनत्व निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है ना, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओके, तो ये है आपका अनुदैर्ध्य तरंग में। इसके अंदर एक और देखो, इसी को आपको अगर पूछ ले कभी कि कणों के कंपन के आधार पर प्रकार बताओ, तो वो भी यही है ना। यही दो प्रकार बताने आपको, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ये कंपन के आधार पर भी प्रकार यही है। अनुप्रस्थ तरंग आपने देखा अभी क्या होता है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे, और अनुदैर्ध्य में यहाँ पे आप देख सकते हो, अनुदैर्ध्य में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे। ये यहाँ पे आपको इसी डायरेक्शन में बता रहा है ना। और यहाँ पे कंपन कैसे होगा, ये जैसे यहाँ पे आपने ये देखा था ना, ये पेड़ वाला, ये तो इसमें क्या होता है, आप रस्सी को कैसे हिलाएंगे, आप अगर करना चाहें तो प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। एक कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पे आप रस्सी बांध देना, थोड़ी लंबी रस्सी लेना, और फिर उसको आप ऊपर नीचे हिलाओगे तो वेव्स ऐसी ही बनती हुई दिखेंगी, है ना। इसका मतलब आप कंपन तो इसके लंबवत कर रहे हो, लेकिन तरंग ऐसी ही बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे वो जो आपने रस्सी से ऐसे ऐसे बनाई, वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा, है ना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा रखा है, डोरी में अनुप्रस्थ तरंग, है ना। और द्रव में जब बात करोगे तब किसी होगी अनुदैर्ध्य तरंग। ओके, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। इसी के अंदर आप और देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में और क्या फर्क है, तो इसमें अनुप्रस्थ की जब बात करते हैं तब इसके अंदर श्रृंग और गर्त बनते हैं, कुछ इस प्रकार, है ना, श्रृंग गर्त। और जब अगर अनुदैर्ध्य में बात करें तब यहाँ पे क्या होता है, संपीड़न और विरलन, है ना। संपीड़न में दाब और घनत्व अधिक रहेगा और विरलन में दाब और घनत्व न्यून रहेगा, कम रहेगा। ओके, अनुप्रस्थ तरंगों में ठोसों में संचरित हो सकती है, द्रव की सतह पर उत्पन्न हो सकती है, किंतु गैसों में संचरित नहीं हो सकती। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित हो सकती है, क्योंकि संचरण में आयतन प्रत्यास्थता आवश्यक है। तो ये सबसे प्रमुख उदाहरण है, पूछा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है ना, कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में कौन सी तीनों अवस्थाओं में संचरित हो सकती है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो कौन सी होगी तीनों अवस्थाओं में संचरित होने वाली, अनुदैर्ध्य, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी लाइनों से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर से नोट करें या फिर कहीं ना कहीं सेव रखें, ताकि आपको फटाफट से एक जगह पे आपको सारा रिवाइज हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी के अंदर आपको पूछते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ऐसी तरंगे जहाँ पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं उनको क्या कहेंगे हम, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसी तरंगे जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कौन सी तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसी के पहले अभी हमने चालन, संवहन, विकिरण वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसी के अंदर हमने ये भी पढ़ा था विकिरण वाला, है ना। तो विकिरण के अंदर हमने क्या कहा था कि ये एक प्रकार से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, है ना। इनके उनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो इसी के आधार पर और कौन से उदाहरण हैं इनके, कौन कौन सी होती हैं, तो इसके अंदर प्रकाश तरंगे, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो किरण, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंग, पराबैंगनी किरणें, ये सभी किरणें हम देख तो सकते नहीं, लेकिन आपके आसपास जरूर दिखे हैं, मौजूद हैं, कहीं न कहीं संचरित हो रही है ना। तभी आपको, जैसे रेडियो तरंग है तो आप रेडियो चला रहे हो, शुरू करते हैं, है ना, तो गाने आपको सुनाई देने लग जाते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने ज़रूरी है ना। तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखें, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ एग्जाम्पल, कहीं भी आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक होगा, बाकी 3 अलग होंगे, है ना। तो आपको छांटना होगा कौन सा होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके,
इसी के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने उसमें भी बात की थी, विकिरण वाले में यहाँ पे भी वही बात है कि ये प्रकाश के वेग से चलती हैं, लगभग प्रकाश के वेग से चलती हैं, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, इसी में आते हैं द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कण की गति से उत्पन्न होने वाली तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसी में तरंग दैर्ध्य तो आपने अभी जाना क्या होता है, या तो आप उसको यूं कहो, देखो ये जैसे तरंग है आपकी, ये श्रृंग गर्त है ना, तो या तो दो श्रृंग के मध्य की दूरी है ना, या दो गर्त के मध्य की दूरी, ओके, या फिर एक पूरा श्रृंग से लेके ये गर्त जहाँ तक एंड हो रहा है वो तक दूरी, कोई भी दूरी आप लो इसके अंदर है ना, वो सभी क्या होगी, लैम्बडा होगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य के सिंबल को हम लैम्बडा कहते हैं। तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य लैम्बडा कहते हैं, जिसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। यानी क्या मतलब, बहुत सूक्ष्म दूरी होती है ये तरंगों की, ये इतनी से लेकर यहाँ तक दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए इस दूरी को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो मीटर कितना, लगभग कितना आएगा, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ओके, समान कला में स्थित दो निकटतम बिंदुओं के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा कहते हैं। समान कला में स्थित यानी कि वही समान कला में, यानी कि ये समान कला में, यानी कि ये दोनों समान कला में है, एक जैसी है ना, तो उन दोनों के बीच की दूरी ये आ गई आपकी लैम्बडा। ओके, इसी के अंदर आपने अगर ध्वनि तरंगों का नाम सुना होगा, तो ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार से तरंगे हैं। इनके अंदर भी आपने कुछ प्रकार नाम सुने होंगे, जिसके अंदर सबसे आता है श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तो श्रव्य क्या है, तो वे जो हम सुन सकते हैं है ना, तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगे इस श्रेणी में आती हैं। इसके अंदर कोई भी तनी हुई डोरी से निकलने वाली आवाज़, तबले की आवाज़ हम बोलते हैं वो आवाज़ है ना, इसके कई उदाहरण हैं। अपश्रव्य तरंगे कौन सी, तो इनकी 20 हर्ट्ज से भी कम, एकदम सूक्ष्म है ना, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से भी अधिक होती है। उदाहरण, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे, समुद्री तरंगे। ओके, उदाहरण ध्यान रखें सभी के, कहीं भी आपको किसी का भी उदाहरण पूछा जा सकता है। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज को हो चाहे 20 किलो हर्ट्ज को, है ना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज शॉर्ट में भी बोलते हैं। ओके, तो इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव के कानों द्वारा इन्हें सुना नहीं जा सकता, किंतु मच्छर, कुत्ते, चमगादड़ यानी कुछ जानवर हैं जो ये आवाज़ सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति वाली। ओके, तो इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कहीं कुछ ऐसा कुछ घटना होने वाली होती है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो आप नहीं सुन सकते लेकिन वो जरूर सुन सकते हैं। ओके, चूंकि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी ध्यान रखना है ना, कहीं भी आपको क्वेश्चन करोगे तो काम आएगा ये। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, काम आएगा न्यूमेरिकल करेंगे तब। इनकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा 1.66 सेमी से भी कम होती है। ये तरंगे जल के अंदर सोनार में प्रयुक्त होती हैं। सोनार्स आपने पनडुब्बी के अंदर देखा होगा, पनडुब्बी पे एक कोई पिक्चर थी अच्छी, नाम में कोई याद नहीं आ रहा है, वो भी आपने अगर देखी होगी तो बहुत अच्छी मूवी है, उसको देखें, साइंस वाले जरूर देखें, है ना। तो उसके अंदर कैसे पनडुब्बी काम करती है, कैसे सोनार काम करता है, कैसे पानी के अंदर युद्ध लड़ा जाता है ना, कैसे पानी के अंदर टॉर्पीडोज लॉन्च किए जाते हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। फालतू की चीज़ें देखो, इससे अच्छा तो वो देखो, है ना। मच्छरों को दूर भगाने वाली और मछलियों को आकर्षित करने वाली मशीनों में भी काम में इनको लिया जाता है ना। आपने मच्छरों भगाने वाली कुछ मशीनें देखी होंगी, वो जो आवाज़ें करती हैं, जो आपको नहीं सुनाई देती हैं, पर वो आवाज़ ऐसी करती हैं जिससे वो मच्छर दूर भाग जाएं। ओके, इसी के अंदर आपने दो प्रकार और कभी नाम सुना होगा, प्रगामी और अप्रगामी। तो प्रगामी तरंगे कैसी होती हैं, तो ऐसी तरंगे जो निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है, उन्हें प्रगामी तरंग कहते हैं। और अप्रगामी तरंगे जो ऐसी तरंगे जो निश्चित स्थान पर ही बनी रहती हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। इसी के अंदर उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ, तो प्रगामी तरंगे, ये तरंगे एक नियत वेग से आगे बढ़ती हैं माध्यम के अंदर, है ना, और ऊर्जा का संचरण करती हैं। कौन कौन सी, तो ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे। और अप्रगामी तरंगों में ऐसी तरंगे जो दो सीमाओं के मध्य नियत रहती हैं,
इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, किंतु विभिन्न खंडों या लूपों में ऊर्जा बद्ध रहती है। यानी कि ऊर्जा होती है लेकिन ऊर्जा का संचरण नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऊर्जा का संचरण नहीं करते हैं। इसका उदाहरण डोरी में तरंग, ऑर्गन पाइप में तरंग। ऑर्गन पाइप भी हम अलग से टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे, है ना। इसी के अंदर अब आते हैं हम कुछ नाम जो आपने तरंगों में आप सुनने ही वाले हो, प्रश्नों में आप देखने ही वाले हो, है ना। तो आपको ये नाम और बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बेसिक, है ना, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, फटाफट देख लेते हैं। आयाम, ये सब आपने वैसे लगभग सब देख रखा है, लेकिन एक क्विक रिवीजन है ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे और आप आगे क्वेश्चन कर सकें, है ना। आयाम क्या है, तो कंपन करते हुए माध्यम के कण का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कैसा है देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये जो तरंग होती है, इसके अंदर ये जो ऊपर आपका जो बन रहा है श्रृंग, है ना, और ये नीचे जो बन रहा है गर्त, तो वहाँ श्रृंग ऊपर का और नीचे का गर्त, ये जो डिस्टेंस आपका ये जो है वो क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड आयाम ए। ओके, आयाम एम्पलीट्यूड ए से हम प्रदर्शित करते हैं। ये आप जान ही गए हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, है ना, दो श्रृंग या फिर ये पूरा श्रृंग से लेके जहाँ गर्त एंड होता है वहाँ तक, ये आपका क्या कहलाएगा, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य। ओके, तरंग दैर्ध्य लेमड़ा क्या है, तो जितने समय में माध्यम का कोई कण अपनी माध्य स्थिति के परितः एक दोलन पूरा कर लेता है, यानी कि ये पूरा एक दोलन, ये से लेके ये एक दोलन पूरा हो गया, तो इस समय में जितनी उसने दूरी तय की गई वो उसकी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। या फिर इसको आप कह सकते हो कि एक आवर्तकाल में आवर्तकाल के एक समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसको भी हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या फिर समान कला में स्थित दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लेमड़ा तरंग दैर्ध्य। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अनुप्रस्थ तरंगों में आप देखोगे और वैसे ही वैसा अनुदैर्ध्य तरंगों में, है ना। जैसे यहाँ पे श्रृंग और गर्त हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, संपीड़न और विरलन, है ना। तो दो संपीड़न के मध्य दूरी, तो वो क्या होगी, लेमड़ा। ओके, नेक्स्ट आता है आवृत्ति। आवृत्ति को आप या तो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हो या फिर न्यू से प्रदर्शित करते हो, है ना। तो या तो स्मॉल एन या फिर न्यू, कहीं पे भी आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। माध्यम में उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। किसी स्थान से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंग दैर्ध्यों की संख्या उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति, इसकी इकाई क्या है, तो हर्ट्ज में हम मापते हैं। इकाई क्या होगी, हर्ट्ज अथवा प्रति सेकंड। यानी कि प्रति सेकंड कैसे, तो आप जानते ही हैं आवर्ती या न्यू बराबर 1/t होता है ना, आवर्तकाल का उल्टा। तो इसका मतलब आवर्तकाल क्या है, एक प्रकार से एक समय है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1/सेकंड, है ना। यानी कि वही प्रति सेकंड कहो चाहे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज को, है ना। जनरली हम हर्ट्ज में मापते हैं, व्यवहारिक जो हमारा मात्रक है वो हर्ट्ज है। इसी के अंदर अभी आ गया आपका आवर्तकाल, है ना। तो आवर्तकाल क्या है, तो माध्यम में उपस्थित किसी कण के एक कंपन करने में लगा हुआ समय क्या कहलाएगा, उसका कंपन काल या फिर आवर्तकाल। किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति 1/n। ओके, 1/n कहो चाहे 1/न्यू कहो, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे आवृत्ति बराबर 1/t या फिर आवर्तकाल t बराबर 1/n। ओके, फॉर्मूला दोनों रूप से लिख सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कणों की कंपन कला समान होती है। ये आप देख सकते हो, आपको ये आपका तरंगाग्र का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर पूछे तो लहरों में उत्पन्न तरंग, जो आपकी जो पानी के बूंद का जो आपने फोटो देखा था स्टार्टिंग में, वापस देख लेते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, तरंगाग्र का सबसे बढ़िया उदाहरण ये, है ना। चारों तरफ आपको एक समान लहरें ये जाती हुई दिखेंगी, ये गोल 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 रानी किता किता पानी। ओके, तो ये आपका तरंगाग्र गोलीय रूप से जल की सतह पर उत्पन्न लहरें तरंगाग्र का उदाहरण है। जिसके अंदर ये कौन सा उदाहरण होगा, गोलीय तरंगाग्र का। उसी प्रकार समतल तरंगाग्र भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एक होगा बिंदु स्रोत, है ना, और फिर आपका ये परपेंडिकुलरली ये, और इसके ऊपर चारों तरफ आपको क्या मिलेगा, तरंगाग्र। ओके,
इसी में आता है कोणीय आवर्ती ओमेगा। ये तो आपने पढ़ रखा है, पूरा कोणीय चाल, कोणीय आवर्ती वगैरह सब आपने देख रखा है। नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप इसके प्रीवियस वीडियो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं आराम से, है ना। तो समय के साथ कला कोण में परिवर्तन की दर कोणीय आवर्ती कहलाती है। कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई यहाँ पे क्या है, आपका एक एंगल है जिसको हम किस में मापेंगे, रेडियन में। और टी क्या है, समय है, समय को मापते हैं सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो गया साहब, रेडियन अपॉन सेकंड। ओके। टी क्या होता है, आवर्तकाल आपको पता है 1/न्यू, है ना। 1/न्यू लिखो चाहे एन लिखो, है ना। तो 1 में ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओके। तो दोनों फॉर्मूले आपके बड़े काम आएंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ओके। लास्ट इसमें और आता है आपका तरंग संचरण नियतांक। तो तरंग संचरण नियतांक क्या है, तो एक दूरी पर स्थित दो कण या निकाय के बिंदु के मध्य पथांतर को तरंग संचरण नियतांक कहते हैं, जो होगा के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा। इसके पहले ओमेगा पड़ा था, वो 2 पाई अपॉन टी है। यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा है। ओके, ध्यान रखना है। तरंग संख्या होता है लैम्बडा का उल्टा, है ना। तो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तरंग संख्या, जिसको हम न्यू बार से भी दर्शाते हैं, न्यू के ऊपर बार जो हो गया 1/लैम्बडा। तो लैम्बडा का उल्टा तरंग संख्या। और लास्ट आता है इसमें कला। ये सब शब्द हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए कि क्या होता है, परिभाषाएं हैं। कला, कला क्या है, कला को हम दर्शाते हैं फाई, इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। तरंग गति में वह राशि जो किसी भी क्षण के विस्थापन और उसकी दिशा के व्यक्त करे उसे हम कण की कला कहते हैं। इन सभी को आप, हम जब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप और भी डिटेल में इनको समझेंगे, ताकि आप हम उसके अंदर उसका प्रयोग सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हाँ ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी इनके बेसिक फार्मूले हैं जो यूज़ में आते हैं वो फार्मूलेस देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके साहब। तो ये सब आई होप आपने पॉज किया होगा और बिल्कुल से उतारा होगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके सेव करो, जैसा आपको अच्छा लगे। बेसिक है चाहे तो ऐसा आप देख लो, ये सब आपके पास नोट्स में या बुक्स में ज़रूर आपको वैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। ओके। लेकिन ये है कि आपको सभी चीज़ें एक साथ यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। तो नेक्स्ट आप इसके क्वेश्चन देखेंगे, तो तब तक पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, सीखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।